अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक बनता है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। मतलब कि ये जो स्प्रिंग होता है उसमें कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक्चुअली स्प्रिंग क्या होता है कि इन क्लासिकल फिजिक्स और ये जो स्प्रिंग है ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कैसे स्टोर कर लेता है इसको? एक्चुअली क्या होता है कि ये एक मटेरियल का बना होता है, उस मटेरियल का नाम होता है इलास्टिक मटेरियल। और इलास्टिक मटेरियल की ये खुसूसियत होती है कि जब हम उनके इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज कर देते हैं या एक्सटेंशन देते हैं या कंप्रेशन देते हैं तो उसके लिए हमें कुछ वर्क करनी पड़ती है, तो वो वाली वर्क उसमें स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो स्प्रिंग है इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। तो कॉइल्ड स्प्रिंग जो आपने देखा होगा एज लाइक दिस, तो ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, तो दिस इज कॉल्ड कॉइल्ड स्प्रिंग और इसको हम हेलिकल स्प्रिंग भी बोलते हैं। या आपने देखा होगा टॉर्शनल स्प्रिंग, जो अक्सर ये जो लड़कियां हैं वो ये टॉर्शनल स्प्रिंग उनके क्लचर में यूज़ होता है, तो वो भी एक स्प्रिंग है। तो लीफ स्प्रिंग जो गाड़ी के नीचे लगा होता है, कुछ ऐसा होता है गाड़ी के नीचे, आपने देखा होगा, तो इट इज़ अ लीफ स्प्रिंग। और एक और चीज़ है वॉल्यूट स्प्रिंग। तो वॉल्यूट स्प्रिंग कहाँ पर होता है कि जो घड़ी होती है ना जिसमें सेल नहीं लगती है, जिसमें बैटरी नहीं लगती है, वॉच, रिस्ट वॉच, तो उसमें हम वो चाबी करते हैं। तो हम एक्चुअली उस स्प्रिंग को क्या करते हैं, हाँ ये यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि जो वो होता है ना रेडियो, जो ट्रांजिस्टर होता है, तो उसमें जब हम बैटरी लगाते हैं ना पीछे जो यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक स्प्रिंग यूज़ होता है, तो उसको वॉल्यूट स्प्रिंग बोलते हैं। मतलब कि वो कुछ ऐसे होता है। तो यही वाला स्प्रिंग जो वॉल्यूट स्प्रिंग है ये यहाँ पर भी यूज़ होता है। जो घड़ी होती है ना रिस्ट वॉच, उसमें जिसमें सेल नहीं लगती है, तो वहाँ पर जब उसको चाबी करते हैं तो वो इसी को कंप्रेशन देता है। जब कंप्रेशन देता है तो उसके बाद जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे वापस आ जाता है, तो उसकी वजह से वो मतलब कि टाइम को मेजर करता है। These are actually the different types of स्प्रिंग। इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं जानना है, तो हमें ये देखना है कि इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है, मतलब कि एनर्जी कितनी स्टोर होती है और कैसे स्टोर होती है। तो आपको मैं एक बात बताऊं कि चलो मैं यहाँ पर एक स्प्रिंग लेता हूँ, ये मैंने एक स्प्रिंग ले लिया, तो ये अभी नॉर्मल कंडीशन में है। तो ये जो भी इसकी डिस्टेंस है, चलो ये मैं मानता हूँ कि इट इज़ एट एक्स नॉट। सो एक्स नॉट जो है इट इज एक्चुअली द equilibrium position because net force acting on the spring is zero, so it is not in extension nor it is in compression, so it is equilibrium state। so जितना ये फैला है, जितनी इसकी डिस्टेंस है, चलो मैं मानता हूँ कि ये सेंटर से मैंने यहाँ तक ले लिया, तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजिशन। अगर मैं इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करूं, मतलब कि फोर्स अप्लाई करूं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं, तो अगर मैं कंप्रेशन करूं, यहां से फोर्स अप्लाई करूं, चलो इसको मैंने किसी वाल के साथ बंधा रखा है, तो जब मैं इसको कंप्रेस करूं तो क्या हो जाएगा कि इसकी जो एक्सटेंशन है, इसकी जो लेंथ है वो कंप्रेस हो जाएगी, मतलब कि इट इज लेंथ गेट्स चेंज्ड। या इसको मैं अगर पुल करूं तो फिर से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं, तो इसको एक्सटेंशन हो जाएगी, मतलब कि इसकी लेंथ चेंज हो जाती है, तो मतलब कि इसकी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। तो इन वाले फोर्सेस को हम डेफॉर्मिंग फोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेफॉर्मिंग फोर्सेस। क्योंकि ये ऐसे फोर्सेस है जो इस बॉडी की फॉर्मेशन चेंज करते हैं। आइदर कंप्रेशन तो कंप्रेस हो गई तो इसकी फॉर्मेशन चेंज हो गई, दैट इज व्हाई दिस पुश इज नाउ कॉल्ड एज डेफॉर्मिंग फोर्स। तो इफ यू आर पुलिंग इट, अगर आप इसको पुल करेंगे तो फिर से फोर्स अप्लाई करें तो ये एक्सटेंड हो जाएगा, इसकी फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, तो दैट फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज डेफॉर्मिंग फोर्स। सो जो भी एक्सटर्नल फोर्स हम एक स्प्रिंग पे एक्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है? डेफॉर्मिंग फोर्स। ये याद रख लेना। तो हुक्स लॉ यहां पर काम आ जाता है। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है वो आपको बोलना ही पड़ेगा। यहां पर हुक्स लॉ बोलता है कि एक स्प्रिंग में एक खासियत होती है, जब आप इसको जितना एक्सटेंड करोगे, ये नहीं बोल रहा कि आपने कैसे एक्सटेंड किया, ये तो जरूरी बात है कि हमने इस पे डेफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करना है। तो या अगर मैं इसको ऐसे लटका के रखूं तो मैंने वेट लगानी है नीचे, तो एक्सटेंड हो जाएगा। ये बोलता है कि जितना आप इसको एक्सटेंशन दोगे इस स्प्रिंग को,
फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, या आप इसको कंप्रेस करोगे कहां से, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब कि इसकी लेंथ चेंज करोगे, या तो कंप्रेस करोगे या तो एक्सटेंड करोगे। चलो मैं एक्सटेंशन की बात करता हूं। यह बोलता है कि जितना आप एक स्प्रिंग को एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंशन देंगे, जितनी उसकी लेंथ आप बढ़ाते जाएंगे उतना उसमें फोर्स बढ़ जाएगा। मतलब कि उसमें एक फोर्स आ जाता है, इस स्प्रिंग में एक फोर्स आ जाता है, इंटरनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड ए रेस्टोरिंग फोर्स। मतलब कि अगर मैंने इसको डिफॉर्म इस तरह से किया तो इसमें एक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जिसे हम बोलते हैं, वो अंदर की तरफ एक्ट होगा। ये उस स्प्रिंग फोर्स को हम यहां पर नाम देते हैं, कौन सा फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि वो रेस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, वाई द नेम रेस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपनी फॉर्मेशन को रेस्टोर करूं। क्योंकि जब मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो इसकी ओरिजिनल शेप ये थी, तो ये वापस ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा ताकि ये फॉर्मेशन अपनी वापस ले आए। दैट इज व्हाई दैट फोर्स इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। ये बोलता है कि वो जो रेस्टोरिंग फोर्स इसमें क्रिएट होता है, उस रेस्टोरिंग फोर्स का एक और नाम है क्या, स्प्रिंग फोर्स। ये बोलता है कि हुक्स लॉ बोलता है कि जितनी आप इसकी को एक्सटेंशन ज्यादा दोगे, जितना आप इसको खींचोगे ज्यादा, उतना रेस्टोरिंग फोर्स ज्यादा इसमें प्रोड्यूस होगा। जितना कम इसको एक्सटेंशन दोगे आप, उतना रेस्टोरिंग फोर्स कम आ जाएगा इसमें। या जितना ज्यादा आप इसको कंप्रेस करेंगे, उतना ज्यादा इसमें रेस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। और रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपोजिट आ जाता है डायरेक्शन ऑफ दी इसको एक्सटेंशन को और कंप्रेशन को। अगर मैंने इसको एक्सटेंशन इस डायरेक्शन में दे दी तो रेस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में इसमें एक्ट होगा। अगर मैंने इसको कंप्रेस कर दिया तो रेस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा। दैट इज द इंटरनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। ये बोलता है कि ये स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस एफएस रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन एक्स नॉट। चलो मैं एक्स नॉट लिख लेता हूं। जितना आप इसको एक्सटेंड करेंगे उतना ज्यादा इसमें रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, या जितना ज्यादा आप इसको कंप्रेस करेंगे उतना ज्यादा इसमें रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, ड्यू टू इट इज इलास्टिसिटी, बिकॉज ये इलास्टिक मटेरियल का बना होता है, जो आपको आगे पढ़ना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ना है। पर अब की बार ये चीज याद रखिएगा। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे एज पर हुक्स लॉ, Fs is directly proportional to x naught, तो Fs is equivalent to, इस x प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाता है k x naught। एक्चुअली इट इज माइनस टाइम्स k x naught। अब आपको क्वेश्चन होगा सर क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप x naught दे रहे हो, मतलब कि एक्सटेंशन दे रहे हो, अगर आप एक्सटेंशन इस डायरेक्शन में दे रहे हो तो रेस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा। सो नेगेटिव ऑफ x naught। अगर आप एक्सटेंशन इसको अंदर की तरफ दे रहे हैं, मतलब कि इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो रेस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द कंप्रेशन। सो दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव हियर। ये चीज याद रखिएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हुक्स लॉ। तो यहां से अगर आप ये बोल देंगे कि सर व्हाट इज दिस कांस्टेंट कॉल्ड एज, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। इसके को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है एक्चुअली, अगर आप इस चीज को यहां पर देख लेंगे कि किसके बराबर निकलेगा, Fs बाई x, मतलब कि इसको हम नीचे ले आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज नथिंग, इट इज डिफाइंड एज द रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एक्सटेंशन और कंप्रेशन। अगर आप 1 सेंटीमीटर इसको कंप्रेस करेंगे, या 1 mm कंप्रेस करेंगे, या 1 मीटर कंप्रेस करेंगे, तो उस 1 मीटर 1 सेंटीमीटर या यूनिट कंप्रेशन में देखिए कि रेस्टोरिंग फोर्स कितना प्रोड्यूस हो गया, तो उस रेस्टोरिंग फोर्स का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। और अलग अलग स्प्रिंग्स का अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट्स ये स्प्रिंग्स अलग अलग हो जाते हैं, मतलब कि इनको हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो किसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है वो ज्यादा स्टिफर होगा, या किसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा वो उतना ज्यादा, मतलब कि ये स्टिफर नहीं होगा, मतलब कि वो उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा।
तो दिस सुपरिंग कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एक्सटेंशन और कंप्रेशन। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब भी आप एक सुपरिंग को अंडर जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप उसको क्या करते हैं, या उसको एक्सटेंशन देते हैं या उसको कंप्रेशन देते हैं, उसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स आ जाता है, और वो रेस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है, माइनस के एक्स के बराबर होता है। जितना ज्यादा आप एक्सटेंशन देंगे उतना ज्यादा उसमें रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। चलो यहां पर मैं ये इस चीज को क्लियर कर लेता हूं। यहां पर मैं एक स्प्रिंग लेता हूं और ये अभी नॉर्मल कंडीशन में है, मतलब कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो चलो ये एक्स नॉट है इसकी इक्विलिब्रियम मतलब की पोजीशन। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इस पे फोर्स अप्लाई करता हूं कि पुल, मतलब कि मैं इसको एक्सटेंशन दे रहा हूं। तो जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इट इज एक्सटर्नल फोर्स एंड इट इज विच फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो चलो ये इसकी एक्स नॉट थी, यहां से यहां तक इट वाज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहां से यहां तक इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, और इतनी मैंने इसको एक्सटेंशन दे दी। चलो मैं इस पोजीशन को 0 से डिनोट करता हूं, मतलब कि 0 से लेके x तक मैंने इसको एक्सटेंशन दे दी, मतलब कि इसको x के साथ मैंने एक्सटेंशन करी। मतलब कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ा। वो कितना किया मैंने, FD, डिफॉर्मिंग फोर्स। मगर ये मैं डिफॉर्मिंग फोर्स आपको पता है कैसे अप्लाई कर रहा हूं, स्लोली, मतलब कि विदाउट एक्सेलरेशन। ये जो मैं FD अप्लाई कर रहा हूं, जो मैं यहां पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, वो मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं, विदाउट एक्सेलरेशन। तो विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि इसको मैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ खींच रहा हूं। इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको विदाउट एक्सेलरेशन खींच रहे हैं तो इस एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड वही होगा जो रेस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि रेस्टोरिंग एक्सटेंशन किस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में, तो रेस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा एज पर हुक्स लॉ। तो उसका मैग्नीट्यूड जितना होगा उतना इस एक्सटर्नल फोर्स का भी होगा, क्योंकि मैंने किस डायरेक्शन, किस कंडीशन में ले लिया इसको, विदाउट एक्सेलरेशन। ये चीज याद रखिएगा। तो विदाउट एक्सेलरेशन कैसे लेते हैं, जैसे मैं पिछले वाले लेक्चर में स्टोन को ऊपर ले रहा था विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब कि स्लोली। यहां पर भी मैं स्प्रिंग को स्लोली खींच रहा हूं जब तक इसकी एक्सटेंशन कितनी आ जाए, एक्स। तो किसने करी, वो एक्सटर्नल फोर्स ने। तो जब विदाउट एक्सेलरेशन होगा तो इसका मतलब यह है कि जो मेरा FD है, डिफॉर्मिंग फोर्स, जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, वो किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ द रेस्टोरिंग फोर्स। जो स्प्रिंग फोर्स है उसके अपोजिट होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सही बात है। तो अब मैं क्या करता हूं कि मैं देखता हूं कि ये मेरा फोर्स जो है, जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई किया, वो कितना निकलेगा, -FS। बताओ स्प्रिंग फोर्स कितना निकलता है, -KX। तो एक्सटेंशन कितनी दे दी, x। तो कितना फोर्स अप्लाई हुआ होगा, K -KX, क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा कि स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होता है, -KX0। x0 इज व्हाट, एक्सटेंशन। मैंने यहां पर कितनी एक्सटेंशन दे दी, x, तो वो आएगा -KX। बताओ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कितना हो रहा है, मुझे वो नहीं ना पता था, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं स्लोली ले रहा हूं इसको, यहां विदाउट एक्सेलरेशन ले रहा हूं। तो बताओ एक्सटर्नल फोर्स जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो किसके बराबर निकला, माइनस हो गया +KX, उसका मैग्नीट्यूड। तो क्योंकि जब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे तो ये चीज आएगा। तो FD किसके बराबर आ गया, अब FD आ गया, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये यही निकलेगा। तो इसका मतलब ये कि मैग्नीट्यूड में FD जो निकलेगा वो किसके बराबर निकलेगा, KX की, where K is the spring constant and X is the extension from the equilibrium position। equilibrium position से आपने इसको कितना खींचा, या equilibrium position से आपने इसको कितना दबाया, कंप्रेशन दे दिया। यहां पर मैंने एक्सटेंशन का कंसेप्ट ले लिया। तो जब एक्सटर्नल फोर्स इतना लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, चलो मैं थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं dx, तो इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है। चलो मैं dx पे देखता हूं कि ये एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क करेगा, क्योंकि आपको पता है कि वही वर्क एनर्जी स्टोर हो जाती है जो वर्क किसके अगेंस्ट करी जाती है, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट। और ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है, ये जो यहां पर रेस्टोरिंग फोर्स होता है, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये कौन सा फोर्स है,
कंजर्वेटिव फोर्स। जब ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके अगेंस्ट जब वर्क करी जाए वही वर्क स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि हमने पहले एक्सटर्नल फोर्स निकाला, वो किसके बराबर होगा। तो अब हम देखेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क करेगा। तो वो वर्क उसने किसके अगेंस्ट करी, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट। तो ये वर्क स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बस दैट इज इट। तो करिए ये चीज। तो मैं क्या निकाल रहा हूं यहां पर, वर्क डन बाय एफ डी, दिस जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, डेफॉर्मिंग फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, तो उसकी वर्क में निकालूं कि उसने कितनी वर्क करी जब वो इस स्प्रिंग को कितनी डिस्प्लेस कर रहा है, कितनी एक्सटेंशन दे रहा है, एक्स। तो वर्क डन बाय द डेफॉर्मिंग फोर्स इन प्रोड्यूसिंग एक्सटेंशन एक्स इन द स्प्रिंग किसके बराबर निकलेगा। आपको पता है कि वर्क डन किसके बराबर निकलती है, एफ डॉट डी एस। अगर ये वेरिएबल फोर्स होगा तो वो आएगा एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x। सही बात है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो भी वेरिएबल फोर्स होता है तो वहां पर हम एफ डॉट डी एक्स नहीं लिखते, ये कांस्टेंट फोर्स में लिखते हैं। बट आपको ये पता है कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है इट इज अ वेरिएबल फोर्स, क्योंकि जितनी आप एक्सटेंशन बढ़ाएंगे उतना स्प्रिंग फोर्स बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कि उतना डेफॉर्मिंग फोर्स भी अप्लाई हुआ होगा। सो इसका मतलब कि ये यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ये यहाँ पर वेरिएबल फोर्स है। दैट इज वाई मैं इंटीग्रेशन का कंसेप्ट ले रहा हूँ यहाँ पर, याद रखना ये चीज। क्योंकि वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स क्या निकलता है और वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स क्या निकलता है, वो मैंने पहले वाले लेक्चर्स में बताया है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप वो वाले लेक्चर्स पहले देखिए इन सीक्वेंस, तो तब जाके ये चीज देखिए। तो आप यहां पर बोलेंगे कि सर एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्यों नहीं लिखा। मैंने वो चीज इसलिए नहीं लिखा क्योंकि स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स, तो वर्क डन ऐसे निकालते हैं। बता डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हो रही है, तो ये मैंने 0 मान लिया और ये मैंने यहां तक x मान लिया। तो कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रहा है, 0 to x। तो यहां पर जो फोर्स है वो कौन सा है, डेफॉर्मिंग फोर्स। तो बताओ वर्क डन बाय द डेफॉर्मिंग फोर्स किसके बराबर निकलेगा, वो निकलेगा एफ डी किसके बराबर है, के एक्स। सो 0 to x के एक्स और डी एक्स, क्योंकि डेफॉर्मिंग फोर्स के एक्स के बराबर निकला। तो के इज कांस्टेंट, इसको बाहर निकालिएगा। तो डब्ल्यू डी कम्स आउट टू बी 0 to x, के बाहर निकलेगा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये तो आपको पता ही है कि इसकी इंटीग्रेशन अब ऐसे लिखेंगे। सो ये आएगा के इंटीग्रेशन ऑफ x, सो वो आएगा x²/2। तो लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगा, x to 0। तो वर्क डन बाय द डेफॉर्मिंग फोर्स कम्स आउट टू बी, तो के x को पहले अपर लिमिट दे दो, ये बन जाएगा x²/2 माइनस लोअर लिमिट दे दो, तो 0²/2 हो गया 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि इट इज 1/2 kx², 1/2 kx²। व्हाट इज 1/2 kx², इट इज द वर्क डन बाय द डेफॉर्मिंग फोर्स। Is it the work done against conservative force? Yes, it is obviously work done against conservative force because spring force is a conservative force. So whenever the work is done against a conservative force, it gets stored in the form of potential energy. So this work done gets stored in the form of potential energy. So ये जो वर्क निकली, जो डेफॉर्मिंग फोर्स ने करी, वो निकली 1/2 kx²। बट ये वर्क करी इसने किसके अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट। डेफॉर्मिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और जो स्प्रिंग फोर्स है या रेस्टोरिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो वी आर डूइंग अ वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, तो दिस वर्क डन गेट स्टोर्ड। और दूसरी बात ये कि अगर आप इस वर्क को देख ले जो डेफॉर्मिंग फोर्स ने करी, वो पार्ट 2 निकली। पार्ट 2 का मतलब है कि दिस एनर्जी, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड टू द स्प्रिंग एंड इट गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो WD के बदले हम यू लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग comes out to be 1/2 kx²। बस this is the formula for the potential energy stored in a spring, or this is the elastic potential energy of a spring। आपको बस ये देखना है कि आपने कितना उसको दबाया या कितने सेंटीमीटर से उसको खींचा, उसका वैल्यू यहाँ पर दे दो। के तो पता ही होगा बिकॉज व्हेन यू नो अ स्प्रिंग यू नो इट इज स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू। सो वो यहाँ पर दे दीजिए, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मुझे लगता है कि इस पे आप न्यूमेरिकल करिएगा और आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू, शुक्रिया।